ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अब इस वीडियो के अंदर हम फेजेज़ ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिस्कस करेंगे। तो फेजेज़ जो है ना वो मेजर 3 फेजेज़ मेंस्ट्रुएशन की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं, चलो हम कर लेते हैं कि पहला होता है हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज़, ठीक है। नंबर सेकंड में हमारे पास होता है प्रोलीफेरेटिव फेज़, ठीक है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है जी सेक्रेटरी फेज़, ठीक है। अब प्रोलिफरेटिव फेज़ का दूसरा नाम होता है हमारे पास फॉलिकुलर फेज़ भी, ठीक है। फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव, सेक्रेटरी, या फिर हम इसको कहते हैं ल्यूटियल फेज़ हो गया, ठीक है। ल्यूटियल फेज़, फॉलिकुलर फेज़ या सेक्रेटरी फेज़ एक ही बात है। अब मेंस्ट्रुअल फेज़ के अंदर बेसिकली क्या था हमारे पास, कोई नहीं, बच्चों वाली बात है, जल्दी से बताता हूँ। हमारे पास शेडिंग हो जाती है किसकी, एंडोमीट्रियम की, ठीक है। जो हमारे पास डेड अनयूज्ड एंडोमीट्रियम होती है ना, उसकी हमारे पास शेडिंग करवा देनी है आपने। अब इसके अंदर ना बुक के मुताबिक अगर हम चलें तो वो कहता है कि जो है ना वो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ द डे वन ऑफ द साइकिल, ठीक है। डे वन ऑफ द साइकिल से जो है ना वो हमारे पास इसकी स्टार्ट होती है और ये 5 से 6 दिन तक जो है ना मेंस्ट्रुएशन जो है ना वो नॉर्मली चलती है। अब इसको जो है ना वो इनिशिएट कब हुई है, जब हमारे पास ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसका विथड्रॉल आ गया। हमने कहा ना कि कॉर्पस ल्यूटियम जब टूट गया तो ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का विथड्रॉल जो है ना वो हमारे पास बेसिकली मेंस्ट्रुएशन को प्रमोट करता है और इसके अंदर फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमीट्रियम जो है ना वो शेड होगी, ठीक है। अब हमारे पास कितनी लेयर होती हैं, एंडोमीट्रियम होती है, मायोमीट्रियम होती है, पेरीमीट्रियम होती है। जो एंडोमीट्रियम है ना उसकी आगे फिर 3 लेयर होती हैं, स्ट्रेटम बज़ेल, स्पोंजियोजम और कंपैक्टम। तो इनमें से जो फंक्शनल लेयर है ना वो ऊपर वाली जो 2 लेयर्स होती हैं ना, स्ट्रेटम, स्पोंजियोजम और कंपैक्टम, वो चली जाती है, लेकिन बेज़ेल जो है ना मोस्टली नहीं जाती क्योंकि उसने वहाँ से दोबारा प्रोलिफरेट करवाना था। सॉरी फॉर दी फोकस लूज़ हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास कह रहा है कि क्यों ये शेड हुई है। प्रोजेस्टेरॉन जो ही विदड्रॉल हुआ है ना तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इस्कीमिया हो गया और टिश्यू की डैमेज होती है। यहाँ पे जो टिश्यूज़ वेसल जा रही थी वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो कह लें कि क्या होगा, टिश्यू की डैमेजिंग हो जाएगी, ठीक है। टिश्यू डैमेज होगा और साथ में हमारे पास इस्कीमिया होगा जिसकी वजह से हमारे पास एंडोमीट्रियम की शेडिंग हो जाएगी, एंडोमीट्रियल शेड हो जाएगा। अब यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है बेसिकली स्पाइरल आर्टरीज, जो मैंने कहा था ना, यहाँ पे हमारे पास स्पाइरल आर्टरी जो कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आ रही थी, जब इसका विड्रॉल होता है तो वहाँ पे बेसिकली स्पाइरल आर्टरी की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन बेसिकली हुई स्पाइरल आर्टरी की। जब स्पाइरल आर्टरी वेजो कंस्ट्रिक्ट होगी तो यहाँ से ब्लड नहीं जाएगा, तो इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया जब होगा तो वो टूट फूट मरना शुरू कर देंगे और वो वहाँ पर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन में अगर फिनोमिना आपको पता हो, पीछे दौर में आपने पढ़ा हो इसको यार, ओके, ठीक है। अब जो इस्कीमिया हुआ ना इस दौर में आपने क्या हुआ, जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा, इसका सारे का सारा रोल है। साथ में हमारे पास एंडोथिलिन 1 और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं ब्लीडिंग को और हेमाटोसिस को, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन, एंडोथिलिन 1 और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। इनहां से ये बेसिकली इन्होंने क्या करना होता है, फाइब्रिनोलाइसिन, जो फिब्रिन बना होता है ना उसकी तोड़ फोड़ करनी होती है, फिब्रिनोलाइसिन करवा देती हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो रिजल्टेंट रिड्यूस क्लॉटिंग हमारे पास आ जाती है। अब वेजाइनल ब्लीडिंग जो है ना वो मोस्टली 5 से 6 या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर सीज कर जाती है और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एंडोमीट्रियल जो है ना वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब एंडोमीट्रियल इसके बाद हमारे पास सारी बात है, मेंस्ट्रुएशन के बाद हमारे पास एंडोमीट्रियल रिपेयर होना शुरू होना है। तो बेज़ेल लेयर से जो है ना वो दोबारा हमारे पास एंडोमीट्रियल का रिपेयर होगा। ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल जो लेयर है ना उसकी हमारे पास होनी है, एक हमारे पास ग्लैंडुलर और एक हमारे पास स्ट्रोमल जो है ना वो रीजनरेशन होनी है। क्या होगा, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो स्टिमुलेट करेंगे एंजियोजेनेसिस को, न्यू ब्लड वेसल की सिंथेसिस को, ठीक है। तो हमारे पास जो एंजियोजेनेसिस है ना, मतलब वहाँ पे हमने ज़ाहिर बात है नया तमीर करनी है तो वो नया सरिया और हर चीज़ डालनी पड़ती है। तो एंजियोजेनेसिस, ठीक है, ये किसकी वजह से होगा, हमारे पास प्लेटलेट जो सॉरी
एंजियोजेनेसिस ब्लड वेसल के अंदर एंडोथेलियम होता है, तो हमारे पास क्या हो गया एंडोथेलियन ग्रोथ फैक्टर, वेस्कुलर एंडोथेलियन जिसे हम वेजिफ कहते हैं ना, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और साथ में फाइब्रोब्लास्ट जो है ना, जो फॉर्मेशन करवाने वाले होते हैं, ठीक है, इनकी ग्रोथ फैक्टर की वजह से हमारे पास एंजियोजेनेसिस होगी। साथ में एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं ना, वो हमारे पास आते हैं, एपिडर्मल जो है ना वो ग्रोथ फैक्टर आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास ऊपरी जो है ना वो ग्लैंडुलर स्ट्रोमल लेयर है, उसकी रीजनरेशन करवानी होती है। इजी हो गया। तो ये आपके पास फाइब्रिनोलाइसिन, वेस्कुलर एंडोथेलियल ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, और हमारे पास एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इनकी हमारे पास सारी की सारी हो जाएगी। जो ही मेंस्ट्रुएशन होगी, शेडिंग होगी, उसके बाद ये सारे आ जाएंगे। इन्होंने अपना काम करना है। प्रोस्टाग्लैंडिन, एंडोथेलियन और प्लेटल एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है ना वो हमारे पास बेसिकली इनिशिएशन के अंदर था, ब्लीडिंग की इनिशिएशन में। उसके बाद हमारे पास ये सारे के सारे उसकी न्यू जनरेशन के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोलिफरेटिव, या जिसको हम फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, तो इस फेज़ के अंदर जो है ना वो हमारे पास न्यू जो है ना मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद न्यू ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम होनी है यहाँ पे सारी की सारी, ठीक है, न्यू ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा हो जानी है। अब इस फेज़ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो एपिथेलियम लाइनिंग है ना, वो हमारे पास क्या होगी, लो कोलमनर से सूडो स्टेटिफाइड के अंदर इसने बेसिकली चेंज होना होता है, ठीक है। पहले वो लो कोलमनर होती है, ठीक है, उसके बाद वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, सूडो स्टेटिफाइड, मतलब मल्टीपल लेयर के अंदर जो है ना वो हमारे पास स्टेटिफाइड के अंदर वो चेंज हो जाएगी। और होता क्या इसके अंदर, वजह क्या है, माइटोसिस जो है ना बार बार टपाटम माइटोसिस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो लो कोलमनर से हमारे पास इसके अंदर चेंज हो जाएगी। अब इसके अंदर इंक्रीज़ इन एंडोमेट्रियल थिकनेस एक तो बड़ा मैटर करती है, ज़ाहिर बात है, अगर वहाँ पे इम्प्लांटेशन होनी है तो वो कुछ ना कुछ मोटाई भी तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास 0.5 mm, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के ऊपर होती है, लेकिन जब ये प्रोलिफरेटिव फेज़ के अंदर एंड के ऊपर जाती है तो वो 3.5 से 5 mm तक जो है ना ये इतनी मोटी थिक हो जाती है। तो ये थिकनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद करना है। और इसके अलावा कह रहा है कि साथ में हमारे पास कुछ स्पायरल आर्टरीज जो है ना वो भी इसके अंदर नया बनना शुरू कर देंगी, उसकी लेंथ बढ़ती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन डोमिनेंट जो है ना वो एंडोमेट्रियम, सिंपल वर्ड, अगर बहुत ज़्यादा किसी की फीमेल की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है ना तो वो हमेशा कंप्लेन करेगी कि मुझे ब्लीडिंग हर वक्त रहती है। वजह क्या है, अगर हद से ज़्यादा एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा ना तो उसको हम कहते हैं कि एस्ट्रोजन डोमिनेंट एंडोमेट्रियम, ठीक है। एस्ट्रोजन डोमिनेंट एंडोमेट्रियम, ये 10 टीचर के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है कि वो एंडोमेट्रियम जो हद से ज़्यादा जिसके ऊपर एस्ट्रोजन लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, तो वो हमेशा ही प्रोलिफरेटिव फेज़ में रहेगी। तो एक वक्त आएगा कि वो इतनी बड़ी हो जाएगी, उसकी मोटाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी और वो फिर अनस्टेबल होकर शेडिंग होती रहेगी साथ साथ। तो वो फीमेल आती है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है डॉक्टर साहब मुझे, ठीक है, तो उसकी वजह यही है कि उसका एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसको कोई पिट्यूटरी का कार्सिनोमा हो जिसकी वजह से हमारे पास एस्ट्रोजन बहुत, ओवेरियन कोई कार्सिनोमा हो जिसकी वजह एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या कोई भी और, लेकिन एस्ट्रोजन हद से ज़्यादा भी नुकसानदेह है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट सेक्रेटरी फेज़, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज़, या फिर इसके अंदर हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडेंट भी होता है। इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस ग्लैंड जो है ना वो अपनी बेसिकली सेक्रेटरी एक्टिविटी करवाते हैं, अपने आप को खिलाते पिलाते हैं, मोटा ताज़ा करते हैं ताकि हम वो उसके लिए तैयार रह जाएं, ठीक है। अब फोकस इट यार, ओके। तो जब हमारे पास इस सेक्रेटरी फेज़ के अंदर वो कह रहा है क्या होगा, एंडोमेट्रियल जो स्ट्रोमा है ना, ठीक है, वो हमारे पास एडिमेटस, मतलब वो यूं फूल सा जाएगा, और साथ में हमारे पास जो स्पाइरल आर्टरी हैं वो ज़्यादा कन्वोल्यूटेड हो जाएंगी ताकि अच्छे से ब्लड दे सकें, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट एंडोमेट्रियम जो है ना मोस्ट स्टेबल होती है। यहाँ पे हमने एस्ट्रोजन डिपेंडेंट एंडोमेट्रियम जो है वो लीस्ट स्टेबल थी, लेकिन अगर कोई किसी फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा, जिस तरह हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं तो उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो जो ब्लीडिंग वाली ख़वातीन होती हैं उनको हम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा करवा देती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देके। तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडेंट है ना वो क्या करती हैं, प्रोलिफरेशन रोक देते हैं, उसकी सेक्रेटरी एक्टिविटी ज़्यादा कर देते हैं, तो उसको जो है ना वो अच्छा खिलाते पिलाते हैं ताकि वो स्टेबल रह जाए। बस इतनी मोटाई है और इसी के अंदर सारा वर्क करना होता है सारा, ठीक है। स्पाइरल आर्टरी अच्छी बन जाएगी और वो फिर उसको ब्लीडिंग बहुत देर बाद होगी। तो जब प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडेंट एंडोमेट्रियम है वो हमारे पास स्टेबल, उसको हम कहेंगे एंडोमेट्रियम है। ये भी एक MCQ है पास का, मैंने कहा बता दूँ। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास
जो है ना वो स्टेटम, बजेल, स्पॉन्जियोजम और कम्पैक्टम, जो एंडोमीट्रियम की 3 लेयर है ना, इसके ऊपर उसने बात की है और उसके बाद इसका खात्मा हम करते हैं, बुक से देखते हैं। ठीक है, जो एक हमारे पास होती है ना, इधर आ जाओ तुम। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास स्टेटम, बजेल, ये लेयर के नाम आने चाहिए, स्टेटम, स्पॉन्जियोजम और स्ट्रेटम कम्पैक्टम। स्टेटम कॉम्पैक्टम, ये 3 लेयर आपकी एंडोमीट्रियम की होनी चाहिए। स्टेटम बेज़ेल जो है ना वो कह रहा है कि ये 25% बेज़ेल मतलब बेसिक जो लेयर है, ये 25% ऑफ एंडोमीट्रियम को बनाती है। और ये जो है ना वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है ना रिटेन रह जाती है, ये कभी भी नहीं जाती, क्योंकि इसी से ही नेक्स्ट जो एंडोमीट्रियम है उसी की ग्रोथ स्टार्ट होनी है, तो इसी वजह से ये रिटेन रह जाती है। स्पॉन्जियोजम जो है ना ये बेसिकली मिड पोर्शन, स्पंज की तरह यूँ कह लें कि ये हमारे पास मिड पोर्शन होता है। ठीक है, और इसके अंदर एडिमेटस, स्टोमा और एग्जॉस्टेड जो है ना वो ग्लैंड, सारे के सारे ग्लैंड हो गया, और हमारे पास स्टोमा सारे। कंपैक्टम बेसिकली क्या होता है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जो मोस्ट सुपरफिशियल होती है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, सपोज करें कि ये हमारे पास एंडोमीट्रियम है, तो ऊपर वाली कंपैक्टम, दरमियान वाली स्पॉन्जियोजम, और बिल्कुल ये सब्ज़ लाइन है, इसको आप जो है ना वो स्टेटम बेज़ेल समझ लें। ठीक है, तो कंपैक्टम मोस्ट सुपरफिशियल जो है ना वो अपर मोस्ट लेयर होती है, और ये प्रोमिनेंट होती है डिसिडुअल स्टोमल सेल के लिए। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर के बारे में। ये वाला टेबल देख लो, एक ये बुक है मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर जो है ना मैंने देखा बड़ा अच्छा टेबल बना हुआ था। ये ग्रोइंग फोलिकल है, ओव्यूलेशन हुई है, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स जो बाद में एंड पे रह जाते। ठीक है, अब देखो, जब ओव्यूलेशन होनी है तो आपका एक तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना है, तो एक बात आपका ये एमसीक्यू पक्का होना चाहिए। नॉर्मली 36 होती है, लेकिन जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब फीमेल को पता चल जाएगा ये ओव्यूलेशन है। एंटीरियर पिट्यूटरी से शुरू में हार्मोन आते हैं। ये जो उसने रेड वाला दिखा रहा है ये ल्यूटिनाइजिंग है, और जो ब्लैक वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो देखो, शुरू में एफएसएच ज़्यादा आता है। ठीक है, जो ही जो है ना वो एफएसएच, फिर यहाँ पे जाके यकदम से जो है ना वो एलएच ज़्यादा हो गया, एफएस डिक्रीज इन एफएसएच, यहाँ के ईस्ट्रोजन हम बढ़ रहा था इस फेज़ के दौरान। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा, एफएसएच का लेवल कम, तो वो एलएच की इंडक्शन करवा दो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देख रहे कितना ज़्यादा हो गया। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि ओवेरियन हार्मोन में हमारे पास क्या क्या है, कि शुरुआत के वाले दिनों में हमारे पास जो रेड वाला प्रोजेस्टेरोन है ये ईस्ट्रोजन है। शुरू में ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हुआ था, इसी वजह से ओव्यूलेशन हुई थी। तो ईस्ट्रोजन का लेवल आपने ज़्यादा कर देना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा, लेकिन बाद में ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखो कितना पीक पे जा रहा है। फिर जब वो शेडिंग होती है तो वो ये आ जाता है। बाकी ये देखो यूट्राइन मीडियम में ये शेडिंग हुई, ये बस प्रोलिफरेटिव, ओव्यूलेशन, सेक्रेटरी फेज, और फिर ये शेडिंग आ गई। ठीक है, तो ये आपको माइंड के अंदर होनी चाहिए। ये 14 डे के ऊपर ओव्यूलेशन, ल्यूटियल फेज, और 28 के ऊपर जो है ना उसको मेंसेस आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल था, मतलब अगर ज़ीरो है ना तो यकम मई से शुरू कर लें, यकम मई से उसको 14 मई के ऊपर ओव्यूलेशन होगी। 14 मई से जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि 28 मई तक जो है ना वो उसकी सेक्रेटरी फेस होगी। 28 के बाद यकदम उसको ब्लड आएगा और वो सारा रिलीज़ होएगा, जो कि 5 से 7 दिन तक जो है ना वो चलता रहता है। तो ये एक था नॉर्मल फिनोमिना। तो अभी तक मैंने 10 टीचर से क्या क्या पढ़ाया। इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा सा देखा, फिजियोलॉजी नॉर्मल देखी थी, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजर, फेलियर ऑफ इम्प्लांटेशन, वो सारे के सारा, हाइपोथैलेमस, हाइपिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस, वो बच्चों वाली बात है, कोई नहीं बने। जीएनआरआई से हमने शुरू किया, हाइपोथैलेमस से इसकी मैंने एनाटॉमी बताई, फिर हाइपोथैलेमस, जीएनआरआई, पिट्यूटरी के ऊपर, पिट्यूटरी में ओवरी के ऊपर, ओवरी से यूट्रस के ऊपर, ये सारे के सारे मैंने बता दिए। अच्छा, इसके अंदर ना वो कह रहा है कि हमारे पास बेजोफिल कुछ सेल्स होते हैं। अरे यार ये कैमरे को क्या मसला है। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना, इसके लिए वो कह रहा है कि हमारे पास बेजोफिल सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं गोनेडोट्रोप्स, जिसके अंदर एफएसएच और एलएच जो है ना वो, यार इसकी फोकस क्यों नहीं हो रहा, मोबाइल को क्या मसला हो गया। ठीक है, तो ये एफएसएच और एलएच के बारे में हमारे पास सारी की सारी फीडबैक मैकेनिज्म मैंने आपको सारे का सारा बता दिया। ठीक है, उसके बाद वो ओवरी के ऊपर आ गया था। ठीक है, ओवरी में एलएच और एसएच सारा ये उसने कहा कि यहाँ पे कुछ हार्मोन एक रह गया इनहेबिन, और एक हमारे पास रहता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, और किस पेप्टिन, ये मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। थोड़ा सा इसको जो है ना, ओवरी के हार्मोन हमारे रह गए डिस्कस करने वाले, यस मुझे याद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरी है ना उसका बेसिकली काम क्या था, वो हमारे पास वो ईस्ट्रोजन की जो है ना वो सिंथेसिस, थीका सेल लागलू के वो ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस करवा रही। साथ में वो कह रहा है हमारे पास ये यहाँ पे जो है ना वो ख़ास हार्मोन होते हैं इनहेबिन हार्मोन। ये हमारे पास जो ग्रेनुलोजा सेल होते हैं ना वहाँ से बेसिकली निकलते हैं इनहेबिन हार्मोन। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास होता है एक्टिविन हार्मोन। इनका काम बताता हूँ अभी। वो हमारे पास ग्रेनुलोजा सेल से जो है ना वो बेसिकली निकलते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो होता है इंसुलिन लाइक हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2,
ये हमारे पास जो है ना वो क्या करती हैं, इनका बेसिकली काम क्या है, इनहिबिन जो है ना वो ग्रेनुलोसा सेल से निकले हैं ना, ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको, एफएसएच को मज़ीद नहीं निकलने देंगे। ठीक है, एफएसएच की सिक्रीशन को इन्होंने रोकना है ताकि मज़ीद हमारे पास एग जो है ना वो ना बने। और ठीक है, जबकि हमारे पास जो एक्टिविन है ना, ठीक है, एक्टिविन जो है वो क्या करता है, वो हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल से निकलता है, ये भी ग्रेनुलोसा से, ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है बाइंडिंग ऑफ एफएसएच टू फॉलिकल्स। जबकि हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2 है ना, ये लेवल जब इसका इंक्रीज़ होता है ना डोमिनेंट फॉलिकल में, तो ये बिफोर ओव्यूलेशन जो है ना ये अपना लेवल इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास ओव्यूलेशन जो है ना वो जल्दी हो जाए। फिर एक तीसरा उसने लिखा हुआ है वो है हमारे पास किस पेप्टिन, KISSPEPTIN है। ये बेसिकली कह रहा है कि एक प्रोटीन है, ठीक है, और इसके अंदर होती है लेप्टन प्रोटीन, जो कि क्या करती है, एक तरह से लिप्टन चाय पीने के बाद हमें एनर्जी आ जाती है ना, तो ये एक एनर्जी का यूँ कह लें हमारे पास सोर्स है। ठीक है, और साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हेल्प करती है, रेगुलेट करने में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओव्यूलेटरी एक्सेस को जो है ना, अगर लेप्टन जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए ना, ठीक है, लेप्टन जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो हमारे पास कोई लेप्टन नहीं बनेगा और हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ की रेगुलेशन भी नहीं होगी। तो इसका इस काम बेसिकली क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो है ना उसने रेगुलेशन करवानी होती है।